हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज का इस सेशन में हम 30 नीट लेवल एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से लिया गया है। ये क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी पे बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे, साथ ही साथ हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो ऐसी स्टडी को जिसमें ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बारे में हम स्टडी करें उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, विच एबायोटिक फैक्टर प्राइमरली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर की बात कर रहा है और एक्वाटिक हैबिटेट में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक्वाटिक यानी कि जो पानी वाली हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो प्राइमरली जो है वो एबायोटिक फैक्टर होता है आपका टेम्परेचर, जो कि ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है इन एक्वाटिक हैबिटेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली यानी एक जैसा मेंटेन कर पाते हैं वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं आपके रेगुलेटर्स। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। इसका एग्जांपल सबसे पहला क्या है, ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस है, काऊ है, बर्ड्स हैं। ओके, आगे हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि पोइकोइलोथर्मिक क्या, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉन्फॉर्म्स क्या होते हैं, माइग्रेटर्स क्या होते हैं। तो रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने बॉडी का एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। ये कैसे होता है, वाया होता है ये स्वेटिंग। ठीक है, तो स्वेटिंग इन सब चीज़ों के थ्रू ये अपने बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम रेगुलेटर कहते हैं। ठीक है, और कॉन्फॉर्म्स जो होते हैं, कॉन्फॉर्म एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने बॉडी का एक कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डू नॉट मेंटेन। ठीक है, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के साथ ही साथ चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। इनके एग्जांपल्स क्या है, कॉन्फॉर्म्स के एग्जांपल क्या है, मोस्टली फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, नीट टिप आपके लिए क्या है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स और होम्योथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं वो जनरली रेगुलेटर्स होते हैं। व्हाट इज़ होम्योथर्मिक एनिमल्स, जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर यानी एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जनरली वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस, हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करते हैं हम रेगुलेटर्स, वाइल मैनी कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स आर कॉन्फॉर्म्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं वो कॉन्फॉर्म कहलाते हैं, जो कि अपना एक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है, वो कहलाते हैं आपके क्या, कॉन्फॉर्म्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म स्टीनोथर्मल रेफर्स टू द ऑर्गेनिज्म दैट। ठीक है, स्टीनोथर्मल, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है स्टीनोथर्मल की। तो स्टीनो मीन्स क्या होता है, नैरो। ठीक है, स्टीनो मीन्स होता है नैरो। ठीक है, एंड थर्मल मीन्स तो हमें पता है टेम्परेचर होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो नैरो टेम्परेचर टॉलरेटिंग होते हैं वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं आपके स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो स्टीनोथर्मल जो टर्म होता है वो यूज़ होता है आपके नैरो टेम्परेचर रेंज ऑर्गेनिज्म के। मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ 10 से 15 यानी 5 डिग्री सेल्सियस का ही जो चेंज हुआ ना टेम्परेचर में, बस इसमें ही वो अपनी लाइफ आसानी से स्पेंड कर सकता है। सिर्फ ये 5 डिग्री सेल्सियस का ही जो वेरिएशन है ये टॉलरेट कर पाता है, इसे हम कहते हैं नैरो टेम्परेचर। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, और हम ह्यूमंस क्या हैं, तो ह्यूमंस जो है वो 10 डिग्री में भी आराम से रह लेगा और 45 डिग्रीज़ में भी हम लोग आराम से अपना सर्वाइवल कर पाते हैं। ओके, 45 डिग्री में भी हम अपनी लाइफ आराम से गुजार पाते हैं। ठीक है, 45 में भी। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 10 से 45 तक के बीच के भी इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहे हैं, इस फ्लक्चुएशन को, इस चेंज को टॉलरेट कर पाते हैं, वो वाइड रेंज टॉलरेट वाइड टेम्परेचर रेंज ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, तो जो नैरो टेम्परेचर रेंज ऑर्गेनिज्म टॉलरेटर है उन्हें हम कहते हैं स्टीनोथर्मल। ठीक है, और जो वाइड रेंज है उन्हें हम कहते हैं यूरीथर्मल। ओके, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। व्हाट बताया मैंने, जो कि 10 डिग्री पे भी आराम से रह ले एंड 45 डिग्री।
ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना 35 डिग्री का, मतलब ये इतने चेंज, इतने ज़्यादा चेंज के भी टेम्परेचर में आराम से रह सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। नैरो टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस वाले टेम्परेचर पे ही रह सकता है, यानी 10 से 15 हुआ तो ही रह पाएगा, ये जीवित रह पाएगा। अगर ये टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से अगर आपका 20 डिग्री में चेंज हो जाए तो वो ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं आपके नैरो टेम्परेचर रेंज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल्स क्या है, मैनी ट्रॉपिकल कोरल्स हैं, एग्जांपल ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, मैनी ट्रॉपिकल कोरल्स हैं, सर्टेन डीप सी ऑर्गेनिज्म है और कुछ अंटार्कटिक फिशेस हैं जो कि स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हम ह्यूमन्स, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैंने चार्ट बनाया है टेम्परेचर के बेसिस पे, जो टर्म यूज़ कर रहे हैं हम वो है यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। यूरी मतलब होता है आपका वाइड एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। स्टीनो मतलब होता है आपका नैरो एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे बात हो रही थी टेम्परेचर की। अब नीचे हम देखें तो यहाँ सैलिनिटी यानी कि सॉल्ट की बात हो रही है, ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट की बात हो रही है। तो यूरीथर्मल मीन्स क्या हुआ, वाइड सैलिनिटी रेंज, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह रहे हैं, यूरी हेलाइन टर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्टीनोथर्मल हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, नैरो सैलिनिटी रेंज के लिए यूज़ कर रहे हैं, ओके। आई होप आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ में यहाँ पे आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, विच अडाप्टेशन हेल्प्स डेजर्ट प्लांट्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। हमें पता है डेजर्ट एरिया में वाटर की कमी होती है, ठीक है, वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। तो यहाँ पे उगने वाले पेड़ जैसे कि कैक्टस का ही आप एग्जांपल ले लो, तो कैक्टस में क्या होता है कि इनमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं ना, वो तो सनकेन स्टोमेटा तो होते ही होते हैं, साथ में वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इनके पास जो क्यूटिकल होता है, यानी जो कवरिंग होती है एक तरीके से इनकी, कह लीजिए आसान भाषा में, इनके ब्लेड्स के ऊपर वो थिक क्यूटिकल भी होते हैं, ठीक है। थिक क्यूटिकल होता है, थिक क्यूटिकल, बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या है हमारा, थिन क्यूटिकल है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए डेजर्टेड प्लांट्स में सनकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, यानी जो स्टोमेटा होते हैं इनमें धसे पाए जाते हैं, ठीक है, सनकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं टू रिड्यूस द वाटर लॉस। थिक क्यूटिकल होता है, थिक क्यूटिकल, यहाँ पे ऑप्शन में आपका थिन क्यूटिकल है, तो ये इस डेजर्ट प्लांट के लिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो सनकेन स्टोमेटा जो है वो खासियत होती है एज डेजर्ट प्लांट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, कंगारू रैट सर्वाइव्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर ड्यू टू, तो कंगारू रैट जो होता है, जो डिजर्टेड एरिया में पाया जाता है, वो बिना पानी पिए सर्वाइव कर लेता है क्योंकि उसके पास होता है मेटाबॉलिक वाटर, ओके। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब आप कंडीशन इन्वायरमेंट या फिर कंडीशन आपके हिसाब से फेवरेबल नहीं है, सही नहीं है, उस दौरान कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं या बिल्कुल स्लो डाउन कर लेते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डॉर्मेंसी, ठीक है, डॉर्मेंट फेज, डॉर्मेंसी कहलाता है वो। क्वेश्चन नंबर 8, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिसोर्सेज वॉज एक्सप्लेन्ड बाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी और रिसोर्स के बीच का जो रिलेशन है वो आपका एक्सप्लेन किया था मैल्थस ने, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ, मैल्थस ने। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, नेटैलिटी रेफर्स टू, तो नेटैलिटी जो है वो रेफ़र करता है बर्थ रेट को और डेथ रेट को करता है आपका मोर्टालिटी, ओके। आगे हम इमिग्रेशन इन सारे टर्म्स को भी जानेंगे। फिलहाल नेटैलिटी जो है वो रेफ़र होता है बर्थ रेट को, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, पॉपुलेशन डेंसिटी में बी एक्सप्रेस्ड एज, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो नंबर बायोमास, परसेंट कवर, ये तीनों ही चीज़ें पर से एक्सप्रेस होती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, पॉपुलेशन ग्रोथ विदाउट लिमिटिंग रिसोर्सेज फॉलोज, जब किसी एरिया में जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे वो अनलिमिटेड हो जाए, ठीक है। विदाउट लिमिटिंग मतलब क्या है, यानी कि अनलिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज हो जाए,
तो क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो होती है आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। इस तरह का जो ग्राफ होता है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाता है और ये शो करता है आपका जे शेप्ड ग्राफ, ठीक है। जे शेप्ड ग्राफ होता है ये, ओके। जे शेप आपका आ रहा है ना, ये जे शेप ग्राफ आ रहा है आपका ये। और ये ग्राफ तब बनता है जब पॉपुलेशन जो है अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज में ग्रो करती है। आगे हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में, थोड़ी एक्सपोनेंशियल एज वेल एज लॉजिस्टिक ग्रोथ दोनों के बारे में हम जानेंगे पॉइंट्स। यहाँ बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो पॉपुलेशन ग्रोज एट अ कॉन्स्टेंट रेट अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। याद रखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जब रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हों, ठीक है, इनका ग्राफ जो आता है वो जे शेप्ड आता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़, और जो ग्रोथ होती है वो एक कांस्टेंट रेट पे होती है, ठीक है। ये चारों चीज़ जो है ना, ये तीनों चीज़ जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 चीज़ आपने याद कर ली तो आप 2-3, अगर इस पर कोई वेस्ट क्वेश्चन आएगा ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे, तो आप कर लोगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी जे शेप्ड ग्राफ देता है, रिसोर्सेज इनमें अनलिमिटेड होते हैं और जो ग्रोथ होती है वो एक कांस्टेंट रेट से होती है, ओके। नाउ यहाँ पे हम अब कुछ लॉन्ग टर्म में कुछ लॉन्ग पैराग्राफ्स पढ़ेंगे अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी जे शेप्ड कर्व, मैंने बताया आपको जे शेप्ड कर्व, ऐसा कर्व, ठीक है। जे बन रहा है ना ये, ओके। जे शेप्ड कर्व व्हेन रिसोर्सेज लाइक फूड, स्पेस और वाटर अगर अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन ग्रो करती है वेरी रैपिडली एट कांस्टेंट रेट, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है, dn/dt इक्वल्स टू rn, ठीक है। इक्वेशन भी आपकी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछ सकता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन क्या होगी, तो यू मस्ट नो, ठीक है। तो n क्या आपका शो करती है पॉपुलेशन साइज को, r इंट्रिंसिक रेट को, dn/dt पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, और ग्राफ शेप आपका क्या आया, जे शेप्ड ग्राफ आया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इसके एग्जाम्पल्स क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के, बैक्टीरिया ग्रोइंग इन फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम, ओके। दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर आइडियल लेबोरेटरी कंडीशन, और इजी मेमोरी टिप आपका लास्ट में क्या दिया हुआ है, इजी मेमोरी टिप आपका क्या लास्ट में दिया हुआ है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तब ये ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज हुए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, और ये जे शेप्ड कर्व देती है, ओके। जे शेप्ड कर्व आता है, ये रहा आपका जे शेप्ड कर्व, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में। तो ये एस शेप्ड कर्व आता है। व्हाट इज़ एस शेप्ड कर्व, दिस काइंड ऑफ, ठीक है। एस शेप्ड कर्व आया। इन नेचर हमें पता है नेचर में रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। और एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है कंपटीशन बढ़ता है रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। और जब वो कंपटीशन बढ़ता है तो ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। ये आपकी स्लो हो गई। और एक्सपोनेंशियल में क्या था, अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज थे तो जो ग्रोथ थी वो रैपिडली हो रही थी, एक कांस्टेंट रेट से हो रही थी, ओके। बट यहाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों हो रही है, क्योंकि फूड रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ी अगर तो कंपटीशन बढ़ेगा तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी, ओके। इक्वेशन यहाँ पे आपकी दी हुई है, याद कर लीजिए आप इसको। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का एग्जांपल क्या है, डियर पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट, ठीक है। ग्राफ शेप जो है इसको हम एस शेप्ड या फिर सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं। एस शेप्ड आता है ना आपका, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एस शेप्ड और सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब इजी टिप क्या है, मेमोरी टिप क्या है आपकी इसको लर्न करने के लिए, रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, और एस शेप्ड कर्व या फिर सिग्मॉइड कर्व इसमें आता है। किसमें आता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में आपके, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, कैरिंग कैपेसिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, तो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो केक रिप्रेजेंट करता है आपका। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज़, मैंने पीछे आपको दोनों ही कर्व के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो आपका एस शेप्ड आता है, दैट इज़
सिग्मोइड कर्व आता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिग्मोइड कर्व किस में आता है, ठीक है, तो वो लॉजिस्टिक ग्रोथ में आता है। एस शेप्ड कर्व इज सिग्मोइड कर्व और इट कम्स इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ओके, लॉजिस्टिक ग्रोथ में आपका आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रोसेस इंक्रीजेस पॉपुलेशन साइज। कौन सी प्रोसेस जो है किसी पॉपुलेशन यानी उन जनसंख्या को बढ़ाती है। तो मोर्टालिटी का मतलब होता है क्या, डेथ रेट। ओके, डेथ रेट, तो ये तो बढ़ाएगी नहीं, ठीक है। नेटालिटी का मतलब क्या होता है, बर्थ रेट, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट दैट इज़ नेटालिटी ही जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि पॉपुलेशन साइज़ को इंक्रीज़ करती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। नाउ इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन याद रखिए, इमिग्रेशन बात कर रहा है EM, ठीक है। तो इमिग्रेशन इज़ फॉर एग्जिट फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। किसी पॉपुलेशन में से किसी एक इंडिविजुअल का, दो इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का एग्जिट हो जाना कहलाता है आपका इमिग्रेशन। ओके, एग्जिट फ्रॉम द पॉपुलेशन। और इमिग्रेशन होता है, ये क्या था आपका, इमिग्रेशन था, इमाइग्रेशन दैट इज़ जो कि आई से स्टार्ट होता है। तो उसका क्या मतलब होता है, ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ इंडिविजुअल्स का किसी पॉपुलेशन में आना, ठीक है, किसी और जगह से एंट्री करना कहलाता है इमाइग्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, प्रीडेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो प्रीडेशन जो है वो एक तरीके का इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन होता है, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन होता है प्रीडेशन। क्वेश्चन नंबर 17, बायोलॉजिकल कंट्रोल इज़ बेस्ड ऑन। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो बेस्ड होता है किस पे, आपका प्रीडेशन पे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल किस पे बेस्ड है, हमारा प्रीडेशन पे। क्वेश्चन नंबर 18, हर्बीवोरी इज़ अ टाइप ऑफ। तो हर्बीवोरी भी है वो एक तरीके का क्या है, प्रीडेशन ही है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। व्हाट इज़ प्रीडेशन, बार बार टर्म्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। प्रीडेशन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है, यानी ये अपना पेट भरने के लिए इसको ख़त्म करके खा लेगा, सिंपल भाषा में कहें तो दिस इज़ कॉल्ड प्रीडेशन, दूसरे का शिकार करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वॉज प्रपोज्ड बाय। याद रखिए कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो गॉस ने दिया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, रिसोर्स पार्शनिंग हेल्प्स इन। व्हाट इज़ रिसोर्स पार्शनिंग। रिसोर्स पार्शनिंग का मतलब होता है कि हम अपने फूड को जो है एक तरीके से कहो तो अमंग डिफरेंट स्पीसीज़ या ऑर्गेनिज्म हम उस फूड को जो है अलग अलग जगह पे बांट लें, ठीक है। सपोज़ करिए कि कोई एक ट्री है, ठीक है, कोई एक ट्री है, ये इसका फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये सेकंड पोर्शन हो गया, थर्ड हो गया, हाँ। और बर्ड्स हैं, और बर्ड्स किस पे फीड करती हैं, इंसेक्ट पे करती हैं, ठीक है। तो कुछ ग्रुप ऑफ बर्ड जो है उन्होंने बना लिया कि भाई हम ब्रांच 1 से अपना फूड लेंगे, और कुछ बर्ड ग्रुप ने बना लिया कि हम ब्रांच सेकंड से लेंगे, और कुछ बर्ड ग्रुप ने बना लिया कि भाई हम थर्ड वाली ब्रांच से अपना फूड लेंगे, इनटेक करेंगे। तो ये हो गई आपकी रिसोर्स पार्शनिंग, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि कंपटीशन जो है वो अवॉइड हो जाता है, ठीक है। जब अलग अलग ब्रांच से अपनी बर्ड्स अपना फूड लेंगी तो उन तीनों के बीच में कंपटीशन नहीं होगा, उन लोगों का सर्वाइवल ईजी हो जाएगा। तो रिसोर्स पार्शनिंग जो होती है वो हेल्प करती है आपकी टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इंटरैक्शन पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को, यानी कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट ही हो, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देख लें लाइकन का। ओके, तो लाइकन में क्या होता है, एल्गी प्लस फंगस का सिम्बायोसिस होता है। इसमें एल्गी को भी फ़ायदा होता है, फंगस को भी फ़ायदा होता है। एल्गी को फ़ायदा होता है कि ये इसको फूड देता है, ठीक है, बदले में ये भी इससे कुछ लेता है, ये इसको फूड देता है, बदले में फंगस इसके ऊपर रहता है, तो दोनों को फ़ायदा होता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। दोनों पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक चार्ट भी ऐड कर दूँगी, वो भी आप देख लेना, उसको लर्न कर लेना, उससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी याद करने में। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है लाइकन का। लाइकन क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म या कंपटीशन। तो दोनों को ही फ़ायदा होता है और इसका इंटरेक्शन इस तरह का कुछ शो करता है म्यूचुअलिज्म का। तो लाइकन रिप्रेजेंट म्यूचुअलिज्म। ओके, म्यूचुअलिज्म, दोनों म्यूचुअल,
म्यूचुअल, ठीक है, म्यूचुअल, दोनों को ही साथ में फ़ायदा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, माइकोराइजा इज एसोसिएशन विद, माइकोराइजा जो है वो एक एसोसिएशन होता है आपका ट्री में प्रेजेंट रूट्स का विथ फंजाई, ओके, सॉरी, रूट ऑफ बैक्टीरिया या रूट या फंजाई। तो माइकोराइजा में जो है रूट और फंजाई जो है आपस में सिम्बायोसिस करके एक रिलेशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माइकोराइजा। तो रूट और फंजाई का एसोसिएशन कहलाता है आपका माइकोराइजा, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, कैस्कटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कैस्कटा आपने देखा होगा जिसे हम क्या कहते हैं, आसान हिंदी लैंग्वेज में तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट कैस्कटा एक ऐसा पेड़ होता है ना जो कि किसी अगर और मतलब एक ऐसी बेल टाइप का होता है जो किसी और अगर पेड़ पे चढ़ जाए ना तो उसका पूरा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व करके उस होस्ट प्लांट को ख़त्म कर देगा, ठीक है, और ख़ुद आराम से ग्रो कर जाएगा। तो कैस्कटा जो है वो एक तरीके का प्लांट पैरासाइट है, ठीक है, प्लांट पैरासाइट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रूड पैरासिटिज्म, तो व्हाट इज़ ब्रूड पैरासिटिज्म, तो ब्रूड पैरासिटिज्म वो होता है जब कोई बर्ड जो है, कोई एक बर्ड जो है वो किसी दूसरे बर्ड के नेस्ट में जा कर के अपना एग ले करे और वही होस्ट जो बर्ड है वही उस जो आई हुई बर्ड है उसके एग को ले करे और जब तक वो पूरी पेरेंटल केयर करे, तो इस तरह के बर्ड के जो पैरासिटिज्म होते हैं वो कहलाते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। इस केस में क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या है, कोयल का, ठीक है। कोयल क्या करती है, अपने अंडे जो है वो क्रो के नेस्ट में जा कर के देती है और क्रो को पता नहीं लगता है और वो उसके एग को पूरा ले करता है, पूरी पेरेंटल केयर देता है और एट द एंड जब उसको जब वो एग्स इंक्यूबेट होते हैं तब जाके क्रो को पता चलता है कि अरे ये तो कोयल के बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरह के पैरासिटिज्म को हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। कोयल जो है वो अपना जो एग है वो क्रो के नेस्ट में जा कर के देती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, इन कॉम्युनलिज्म, कॉम्युनलिज्म में क्या होता है, एक को तो बेनिफिट होता है बट एक को ना तो कोई हार्म होता है ना तो कोई लॉस होता है, तो प्लस और ज़ीरो का इस तरह का इंटरेक्शन दिखता है इसमें, तो वन बेनिफिट्स अदर अनअफेक्टेड, ठीक है। तो ये है आपका कॉम्युनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 27, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री शोज़, ऑर्किड्स जो मैंगो ट्री पर ग्रो करें उन्हें हम कहते हैं कॉम्युनलिज्म, ठीक है, ऑप्शन बी। कॉम्युनलिज्म में क्या होगा, ऑर्किड को तो रहने की जगह मिल गई, ठीक है, मैंगो ट्री पर, बट मैंगो ट्री को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है वो कहलाता है आपका कॉम्युनलिज्म, ओके। ऑर्किड जो है वो ग्रो करता है मैंगो ट्री के ऊपर, तो ऑर्किड को हुआ फ़ायदा बट मैंगो ट्री को इससे ना तो कोई फ़ायदा होता है ना तो कोई नुकसान होता है, तो दैट इज़ ज़ीरो, ओके। कॉम्युनलिज्म ये कहलाया आपका। क्वेश्चन नंबर 28, सी एनिमोन एंड क्लोन फिश एग्जिबिट, तो सी एनिमोन और क्लोन फिश जो है वो आपके क्या शो करते हैं, कैसा इंटरेक्शन शो करते हैं, ये भी कॉम्युनलिज्म का इंटरेक्शन शो करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, एमिनलिज्म इंटरेक्शन इज, तो एमिनलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है, ठीक है, एक को नुकसान होता है और एक को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। माइनस क्या दिखा रहा है, यानी कि एक को लॉस हुआ, एक ऑर्गेनिज्म को क्या हुआ, लॉस हुआ, ओके, और ज़ीरो इसको कोई अनअफेक्टेड रहा है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है वो कहलाता है आपका एमिनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 30, पेनिसिलियम इनहिबिटिंग बैक्टीरिया, ठीक है, पेनिसिलियम जो है वो बैक्टीरिया को बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, तो इस तरह का जो इंटरेक्शन है वो आपका क्या हुआ, क्या कहलाया, एमिनलिज्म हुआ, एमिनलिज्म हुआ। इससे क्या हुआ, बैक्टीरिया की तो डेथ हो रही है तो बैक्टीरिया को तो नुकसान हो रहा है, ठीक है, और जो पेनिसिलियम है वो उस पर कोई पेनिसिलियम जो है उस पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाया, एमिनलिज्म कहलाया।